वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मास्टर चार्ट देखा था और उस मास्टर चार्ट का जो पहला पॉइंट था मॉनेटरी सैलरी। आज हम बात करेंगे इस मॉनेटरी सैलरी के बारे में। यहाँ ध्यान दें, मॉनेटरी सैलरी के बारे में बात करने के लिए हमें इसको जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। वी कैन डिवाइड द मॉनेटरी सैलरी इनटू 10 पार्ट्स और यहाँ वो 10 पार्ट्स कौन से हैं और उसके बारे में डिटेल से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वह है मूल वेतन। बेसिक सैलरी या इसे कह सकते हैं बेसिक पे। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो आपको मॉनेटरी सैलरी के पूरे रिजल्ट्स को देगा। हालांकि इस वीडियो को भी मैंने इन 10 पॉइंट्स को भी मैंने जो है 3 पार्ट्स में बांटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा जो पॉइंट है वो एक साथ एक्सप्लेन करने से बढ़िया है हम इसे कुछ टुकड़ों में विभाजित करके एक्सप्लेन करें। सबसे पहले बात करते हैं हम इसका जो पहला पॉइंट है वो कौन सा है? मूल वेतन। मूल वेतन क्या है? यानी जो वास्तव में बेसिक सैलरी जो उसको दी जाती है, मतलब किसी भी सुविधा या किसी भी प्रकार के अनुलाभ या उन सबको हटाते हुए, किसी प्रकार के भत्ते होते सबको हटाते हुए मॉनेटरी रूप में जो बेसिक सैलरी जिस पर कि उसका क्या किया गया है, पदस्थापन किया गया है, वह कहलाती है बेसिक सैलरी या बेसिक पे। देखो दोनों ही नाम से आपको देखने को मिलेगा, बेसिक सैलरी के नाम से भी, बेसिक पे के नाम से भी, और कई बार इसे ऑनली सैलरी भी कह दिया जाता है। यदि तीनों ही नाम है तो तीनों नाम का मतलब एक ही है। आप यहाँ इसे क्या कहेंगे? मूल वेतन कहेंगे। अब हम जाने कि मूल वेतन जो है वह किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। देखिए, मूल वेतन डिसाइड करने के लिए जो पुराना पैटर्न था वह था पे स्केल का। यानी कुछ इस तरह से देखा जाता था कि किसी को 8,000 के वेतन पर स्टार्ट किया और अब उसे 500 रुपये हर ईयर में इंक्रीमेंट मिलेगा। कब तक? जब तक वह 12,000 पर नहीं पहुंच जाता, और फिर उसे 1,000 रुपये पर ईयर इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक कि वह 20,000 पर नहीं पहुंच जाता। देखिए, ये एक लिखने का तरीका है बेसिक पे को। आपको मिलेगा क्वेश्चंस में ऐसा कि बेसिक पे जो है वो 8,000 डैश 500 डैश 12,000 डैश 1,000 डैश 20,000, यानी 8,000 से स्टार्ट होगा। 8,000 से स्टार्ट होकर 500 रुपये पर ईयर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जब तक 12,000 पहुंचेगा, 12,000 के बाद स्टॉप लगेगा और फिर अब 500 की जगह हर साल कितना बढ़ेगा? 1,000। कब तक? 20,000 होने तक। और जनरली क्या होता है, यही आता है उसका रिटायरमेंट कर्मचारी का। अब यहाँ जो एक दो मूल बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो दिया होता है इसमें कई बार ये कह दिया जाता है कि प्रश्न में आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि उसे इस स्केल में 2 इंक्रीमेंट के साथ पदस्थापित किया गया या नियुक्त किया गया। 2 इंक्रीमेंट का मतलब है 8,000 में 2 इंक्रीमेंट जोड़िएगा 500 और 500, यानी उसका पहला वेतन कितना बनेगा? 9,000 की बेसिस से बनेगा। फिर 500 रुपए के हिसाब से हर साल क्या होता चला जाएगा? इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा 12,000 तक, और फिर यहाँ पर 1,000। तो आपको यहाँ प्रश्न में क्या बात दी हुई है उस बात को देखते हुए आप क्या करेंगे? इस मूल वेतन की सारी बात को डील करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये पहला तरीका होगा। उसके बाद छठा वेतन आयोग जब लागू हुआ तो छठे वेतन आयोग में जो है वह 3% फिक्स इंक्रीमेंट कर दिया गया। यानी इस तरह के क्वेश्चन न आकर के और इस तरह के क्वेश्चन आने लगे 15,800 से 39,200 तक, और यहाँ 15,800 से 39,200 उसकी स्केल हो गई। इसमें उसकी नियुक्ति कहाँ होती है? वह होती है 18,900 पर। मतलब यहाँ अलग अलग कैडर के अनुसार अलग अलग क्या होंगे? वेतन होंगे। किसी की नियुक्ति 15,800 पर होगी, किसी की 17 पे, किसी की 16 पर, किसी की 18,900 पर। इस तरह से नियुक्ति होती है और ये इसका बेसिक बनता है फर्स्ट बेसिक। फर्स्ट बेसिक के बाद हर बार कितना इंक्रीमेंट लगेगा? 3% इंक्रीमेंट लगेगा। इस बेसिक में 3% इंक्रीमेंट जोड़ करके और फिर आगे की बेसिक। हाँ, इसमें एक चीज और होती है
यहाँ पर इसमें 5000 पर क्या किया गया, पेमेंट का पे स्केल क्या 5000 या यूं कहें इंक्रीमेंट क्या 5। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ यदि ऐसा दिया हुआ है कि इसमें 5000 पर या 6000 पर या इतनी ग्रेड पेपर, इस पर ग्रेड पेपर इसे नियुक्त किया गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 18,900 पर नियुक्त किया गया और 5000 की ग्रेड पे है, तो इसमें 5000 और जुड़ करके और जो पहला वेतन बनेगा वो कितना बनेगा 23,000। अब जैसे ही एक वर्ष समाप्त होता है, उस वर्ष के समाप्त होने के बाद आप देखेंगे यहाँ कि अपने को जो इंक्रीमेंट लगाना है वो फिक्स लगाना है, कितना 3% इंक्रीमेंट लगेगा, किस पर 23,900 पर, 23,900 प्लस 3% ऑफ 23,900। जो भी रिजल्ट आता है उसे आप अगले 10 रुपए तक अप्रोक्सीमेट करेंगे। अगले 10 रुपए तक अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब, देखो पहले आप अप्रोक्सीमेशन देखते थे तो वो आता था रुपए में, यानी 0.5 के ऊपर जाएगा तो 1 रुपया बन जाएगा, 0.5 से नीचे रह गया तो उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ अगले 10 रुपए तक का मतलब है यदि आपके पास इसका जो प्लस होता है वो आता है 592 रुपए, तो 592 रुपए को अगले 10 रुपए तक यानी 592 के बाद 10 के अंक क्या आएंगे 600 रुपए, 582 है तो 590 रुपए पर जाकर उसे क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। यानी ये जो होगा वो राउंड फिगर आएगा, वो भी राउंड फिगर कहां तक आएगा, अगले 10 रुपए तक राउंड फिगर में यहाँ पर आएगा। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकता हूँ इसके। यहाँ पर ये आपके पास मिलता है 603 रुपए हो सकता है, 778 हो सकता है और 793 हो सकता है। देखिए 603 आएगा तो आप इसे लेंगे 610 और यदि आता है 778 तो आप लेंगे 780 और यहाँ 791 तो इसको लेंगे 800। मतलब 91 भी है तो 90 नहीं लाना है, आपको बैक नहीं जाना है, किसी भी हालत में आगे ही जाना है। इसी को कहते हैं अगले 10 रुपए तक अप्रोक्सीमेशन करना। और यह 6th पे कमीशन के अनुसार है और 7th पे कमीशन में काफी चेंज आ गया है, मैट्रिक्स बन गई है और इन मैट्रिक्स में सीधा ही क्या दिया हुआ है, अमाउंट गिवन, और उस अमाउंट के आधार पर आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट लगाते चले जाना है। जैसे 1500 रुपये फिक्स हो गया, 1400 रुपये फिक्स हो गया, मतलब वो हंड्रेड्स में है। वहां पर आपको ये भी नहीं मिलेगा 610 780, कैलकुलेशन की काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी, कॉम्प्लेक्स हो जाता था। उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और इजी बन जाए, उसके लिए यहाँ इंक्रीमेंट सीधा 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये ऐसे लगा दिए गए और ऐसे एक मैट्रिक्स तैयार कर दी गई अलग अलग लेवल पर, और उन्हीं मैट्रिक्स के अनुसार अब इंक्रीमेंट मिलने लगे। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के बेसिक पे के लिए इतनी सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, क्योंकि इस स्केल में देने पर हमें शुरू से जब से वह पोस्टेड हुआ है तब से लेकर के जब तक वह है आज के तारीख पे कि हमें जो गणना करनी है वह क्या करनी है 2019-2020 की। तो 2019-20 की गणना करने के लिए हमें जब से वो लगा है तब से कैलकुलेशन करते हुए बढ़ाते हुए आते चले जाना है और कहाँ पहुँच जाना है 1 अप्रैल 2019 पर आकर के हमें रुकना है और उसके हिसाब से हम उसका वेतन क्या करेंगे, तय करें। तो ये बात होती है किसकी, मूल वेतन की। मूल वेतन के बाद जो हम इसका दूसरा पॉइंट लेंगे, देखिए मैंने आपको मूल वेतन जो है कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और समझाऊंगा, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम पहले ये जानें कि मॉनेटरी सैलरी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। या मॉनेटरी सैलरी का जो दूसरा पार्ट है वह है बोनस, और जो तीसरा पार्ट है वह है कमीशन। ये दोनों नेचर में बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। ये दोनों के दोनों प्राप्ति आधार पर,
देखिए, वेतन तो बकाया आधार पर भी कर योग्य होता है, परंतु बोनस और कमीशन जो है वो प्राप्ति आधार पर ही कर योग्य होंगे। यानी यदि ये रिसीव हो रहे हैं तो ही टैक्सेबल होंगे, बकाया रह जाते हैं तो टैक्सेबल नहीं होंगे। यहाँ कमीशन के बारे में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। यदि कमीशन अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स है, कमीशन अकॉर्डिंग टू क्या है, सर्विस रूल है, तो उसको कई जो इंपॉर्टेंट आगे रेगुलेशंस होंगे उनमें इंक्लूड करना होगा। और अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑन सेल। आपको प्रश्न में यदि लिख दिया जाता है कि कमीशन सेवा शर्तों के अनुसार है तो भी सेवा शर्तों के अनुसार मानना है, और यदि लिख दिया जाता है कि परसेंटेज ऑन सेल यानी कमीशन क्या होगा, जितनी भी आप सेल करेंगे उसका एक निश्चित प्रतिशत मिलेगा आपको, ऐसी स्थिति में वह क्या हो जाएगा, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। तो कमीशन की डिस्कशन करते वक्त हमें ये चीज एक इंपॉर्टेंट और ध्यान रखनी है, बोनस में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्राप्ति के आधार पर क्या होते हैं, कर योग्य होते हैं। और इसका जो चौथा पॉइंट है वह आता है अलाउंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलाउंसेस के बारे में भी बातचीत करेंगे। थैंक यू।